दोस्तों वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। आप सभी को मालूम होगा कि जेके एसएसबी का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पीडब्ल्यूए का एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था साल 2020 में नवंबर में, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो चलता रहा और लगभग एक साल के बाद आप कहीं जाके स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर जो है वो उनके हाथ में मिली है। अब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट पंचायत में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। बट ऐसे में लद्दाख यूटी में जो ये एग्जाम है पीडब्ल्यूए का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, वो कंडक्ट नहीं हुआ था। रीजन बीइंग जे एक अलग यूटी बन चुकी थी, लद्दाख एक अलग यूटी बन चुकी थी। अब जो भी एग्जाम्स जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाता है वो उसकी एक लिमिट है, विद इन द विसिनिटी ऑफ जे एंड के यूटी वहाँ होते हैं। और लद्दाख की अगर बात की जाए तो LAHDSSRB, आपने सुना होगा LAHDCSSRB, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, वो उनके जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले दिनों लद्दाख में लेह में पीडब्ल्यूए का एग्जाम जो है वो तो कंडक्ट करवा दिया गया था। उसका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन था, एक्सप्लेनेशन था, डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स ऑफ विंग्स उड़ान उसके द्वारा आपको मिला भी होगा। और अभी लगभग 2 दिन पहले, क्योंकि कारगिल में पीडब्ल्यूए का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो 2 दिन पहले अब कारगिल में भी पीडब्ल्यूए का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा दिया गया है। और उसका जो क्वेश्चन पेपर है ये अब आपके सामने है। आप अपनी स्क्रीन में वही क्वेश्चन पेपर देख रहे हो जो कि कारगिल का पीडब्ल्यूए का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें भी 2 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आपने देखा होगा किरण सर ने जो डिफरेंट अकाउंट्स के क्वेश्चंस आए थे उनकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई। फिर शोएब सर की भी एक वीडियो आज अपलोड हुई थी जहां पर उन्होंने जीएस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर में उनको एक्सप्लेन करके उनके आंसर्स जो हैं वो आप तक डिस्कस करवाए। अभी इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो साइंस के रिलेटेड 10 सवाल पूछे गए थे कारगिल पीडब्ल्यूए में वो क्या थे और उनके सही आंसर्स क्या हैं, क्या उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होने वाली है। इस वीडियो के बाद कोशिश करूंगा मैं कि कंप्यूटर्स के जो 30 सवाल रहे हैं कारगिल पीडब्ल्यूए में वो भी मैं आपको समझा पाऊँ और उसकी भी आंसर्स जो हैं या आंसर की जो है वो विद एक्सप्लेनेशन किसी एक वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाई जाए। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे वही हो। और 10 सवाल, 10 नहीं, लगभग 5 सवाल जो मैथ के ऊपर भी पूछे गए थे तो उसकी भी ऊपर एक वीडियो जो है वो आपको पहुंचा दी जाएगी। तो आइए देखते हैं कि साइंस के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं कारगिल पीडब्ल्यूए में। तो पहला सवाल जो साइंस का है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। पहले 20 सवाल जो थे आई थिंक वो कंप्यूटर्स के हैं। 21 क्वेश्चन जो है वो साइंस का है। ये क्वेश्चन डील करता है बायो के साथ। पूछ क्या रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट काज्ड बाय अ वायरस। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि किसी भी एक वायरस के द्वारा काज नहीं की जाती। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो बीमारियां जो डिजीजेज होती हैं वो 2 तरीके से काज की जा सकती है। पहला या तो वो वायरस की वजह से होती है, दूसरा या तो वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो वैसे में जो पहला ऑप्शन है चिकन पॉक्स, आपको ये अगर कहीं बायो में आप पढ़ रहे हो तो डिजीजेज जब आप पढ़ते हो वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा कि कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो वायरस से होती है, कौन सी ऐसी है जो बैक्टीरिया से होती है। ये सवाल वहाँ से उठाया गया है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है चिकन पॉक्स, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि वायरस के द्वारा ही काज होती है और उसका वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसको शॉर्ट में VZV बोला जाता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो इट मीन्स दिस इज नॉट अवर ऑप्शन, क्योंकि ये तो वायरस के द्वारा हो रही है, हमें वो देखना है जो वायरस से नहीं हो रही। अगर मैं सेकंड की बात की जाऊँ करूँ तो ये है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो है ये भी वायरस की वजह से ही होती है। 2-3 टाइप के वायरस होते हैं हेपेटाइटिस के। ये बीमारी में जो लीवर है उसको डैमेज होता है, लीवर डैमेज की होता है हेपेटाइटिस से। तो ये भी वायरस के द्वारा होती है। दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अगर बात की जाए ऑप्शन सी कॉलरा, हाँ ये एग्जैक्ट आंसर है कॉलरा, क्योंकि कॉलरा एक ऐसी डिजीज़ है जो कि आपको पता होगा कि गंदे पानी की वजह से भी होती है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है बेसिकली, ये एक वायरस की वजह से नहीं होती, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। एंड डी डेंगू, दैट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू वायरस, तो जिसको शॉर्ट में डेंगू वायरस ही बोला जाता है, DENV, डेंगू वायरस। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो 21 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है दैट इज कॉलरा, ऑप्शन सी। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कॉलरा इज नॉट कॉज बाय वायरस बट इट इज कॉज बाय बैक्टीरिया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं। अगर आप क्वेश्चन 22 देख पा रहे होंगे तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपको एक शॉर्ट फॉर्म दी है, पूछा है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए और आरएनए आपने ज़रूर बायो में कभी ना कभी सुना होगा। डीएनए की फुल फॉर्म जो रहती है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, दैट इज डीऑक्सीराइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो ऑप्शन ए जो है वही इसका सही आंसर है।
बेसिकली अब ये जो डीएनए है ये भी एक केमिकल नेम है उस मॉलिक्यूल के लिए जो कि जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करती है। आपको पता होगा डीएनए के जरिए ये भी पता लगाया जाता है कि कोई अगर बेबी है तो वो किसका बेबी है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है हॉस्पिटल में लोग अपने बेबी छोड़ जाते हैं और उसको क्लेम नहीं करते या लेते नहीं हैं, तो डीएनए के जरिए ये पता लगाया जाता है। तो डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ऐसे में आपको आरएनए की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। देखो डीऑक्सी अगर मैं हटा दूं पीछे क्या रहेगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है दैट इज अ मतलब फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। तो अगर आरएनए की फुल फॉर्म पूछेगा तो वो क्या होने वाली है, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर डीएनए की पूछेगा तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। आरएनए बेसिकली क्या करता है, जो डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना उसको कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है और फिर प्रोटीन्स को फॉर्म करने में मदद करता है आरएनए। आइए क्वेश्चन 23 पे आते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। टू विच बॉडी ऑर्गन डज मायोपिया रेफर। बोल रहा है कि जो मायोपिया है ये किस बॉडी ऑर्गन के साथ रेफरेंस रखता है। तो आपने ज़रूर सुना होगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आपको ये मालूम होगा कि क्लास 9th और 10th में साइंस सभी ने पढ़ी है। सभी को मालूम होगा कि जो किसी एक इंसान की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, किसी की पास की नज़र कमज़ोर होती है, तो उसमें एक किसी को हम मायोपिया बोलते हैं, किसी को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि ये पास की नज़र कमज़ोर है कि दूर की नज़र कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आइज के साथ डील करता है। तो इट इज़ ऑप्शन बी, आइज। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये एक फिजिक्स और साइंस की जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करी भी हुई थी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में भी, और आई होप जिन भी स्टूडेंट्स के पास है और वहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं, वहाँ पे एमसीक्यूज में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन 24, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द सन इज। सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस प्रोसेस की वजह से होती है। दोस्तों न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये दो रिएक्शंस जो हैं ये पढ़ी होंगी आपने। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। फिजन का मतलब हो गया कि कोई एक बड़ी चीज़ जो है वो टूट के दो हिस्सों में बट जाती है इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। मान लो हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा एलिमेंट है तो ये टूट जाता है, जैसे बेरियम और क्रिप्टन में टूट गया यूरेनियम। जैसे यूरेनियम जो है ये बेरियम एंड क्रिप्टन में टूटा होता है। ये एक स्टैंडर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है जो आपने कभी पढ़ी भी होगी। तो जब ये दो हिस्सों में टूट जाता है तो इसको बोला जाता है कि ये न्यूक्लियर फिजन हो गया। और मैं ये भी बता दूं खुद नहीं टूटेगा, इनिशिएट करवाना होता है। इनिशिएट कैसे होता है, आपको एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करना होता है और बदले में क्या होगा, ये दो हिस्सों में तो टूटेगा और साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी पैदा हो जाते हैं जो आगे जाकर और न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, जस्ट हमें ये 10 सवाल नहीं करने, इससे अगर और भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें पता होनी चाहिए। तो फ्यूजन में क्या होगा, एक बड़ी चीज़ टूटती है दो हिस्सों में। फ्यूजन में क्या है, फ्यूजन का मतलब ही क्या है कि छोटे छोटे हिस्से जो होंगे वो भी क्या होते हैं इनस्टेबल या अनस्टेबल बोलो, इनको भी स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है। जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये स्टेबल नहीं होता। इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी ये जो हाइड्रोजन होता है ये क्या करता है, ये कंबाइन करके एक थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट बना लेता है जो कि होता है हीलियम। क्या होता है, दैट इज हीलियम। और यही न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो सूरज के अंदर होती है। हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम और ऐसे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज, बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। वही कारण है कि सूरज आपको रोशनी दे पा रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। कौन सी रिएक्शन होती है सूरज के अंदर, ये याद रखना, दिस इज द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, जेकेएसएस भी बहुत बार पूछता है। तो सूरज के अंदर रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। छोटे छोटे हिस्से जुड़ रहे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। इन दिस प्रोसेस एनर्जी भी रिलीज होती है, वही एनर्जी से सूरज हमें रोशनी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। 25 पे आते हैं। 25 बोल रहा है कि जो राइज होता है सी वाटर का, जो टाइड्स आती है वो किसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है। देखो आपने मूवीज़ में बहुत बार देखा होगा, जो टाइड्स आमतौर पे रात को जब अंधेरा होता है तो बड़ी बड़ी टाइड्स जो है वो समुद्र में आती है, ये देखा होगा आपने। और अगर रात में ही आती है तो सामने चंद्रमा जो है वो भी बहुत रोशनी से जगमगा रहा होता है। तो यहाँ से भी हमें क्लियर होता है कि मून इसका सही आंसर है, क्योंकि रात में मून ही होगा, सामने सूरज तो होगा नहीं। तो मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से
बेसिकली क्या होता है, जो अर्थ के ऊपर पानी है, मून उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, और उसी की वजह से जो टाइड्स है, हाई टाइड्स वो आती हैं। ऑप्शन, विच ऑप्शन? ऑप्शन सी, दैट इज मून, वो आपका सही आंसर है। चलें आगे। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर। बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जिससे हम प्रेशर मेजर नहीं करते। देखो ये हो सकता है यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ हो, क्योंकि एक दो यूनिट ऐसे हैं जो आमतौर पे हमने कभी देखे भी नहीं होते। तो पहला ऑप्शन बार जो है, प्रेशर मेजर किया जाता है बार में। फिर टॉर, टॉर भी एक प्रेशर का ही यूनिट है। पैस्कल भी एक प्रेशर का ही यूनिट है। यहाँ जो ऑप्शन शेक आपको दिख रहा है ना, शेक इज बेसिकली द यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम। और इसको मैं आपको बता दूं 10 नैनो सेकेंड्स के बराबर होता है शेक। थोड़ा सा आपको लिख के भी बता देता हूँ, मैंने क्या बताया आपको, 10 नैनो सेकेंड्स के बराबर होता है शेक। और एक नैनो सेकेंड में कितने, किस तरह से लिखते हैं उसको, 10 इंटू 10 रेज टू पावर -9। आई एम अगेन राइटिंग 10 नैनो सेकेंड्स बोले ना मैंने, तो नैनो सेकेंड क्या होता है, ये जो पोर्शन है ना, इसी को बोला जाता है नैनो सेकेंड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत ज़्यादा श्योर है। तो इस पोर्शन को नैनो सेकंड बोला जाता है। तो ये क्या आ गया, 10 नैनो सेकंड्स। शेक इज इक्वल टू 10 नैनो सेकंड्स, ये भी अब आपको पता चल गया। एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। शेक जो है वो प्रेशर मेजर करने का यूनिट नहीं है। आइए आगे चलते। छोटे बच्चे हैं ना बाहर, वो शोर कर रहे हैं। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। सॉलिड, लिक्विड और गैस में पूछ रहा है कि मैक्सिमम डेंसिटी किस में होती है। तो डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, जहाँ के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हों। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि सॉलिड ही एक ऐसा स्टेट है मैटर का जिसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। क्योंकि गैसेस की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं। ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने गैसेस कर दिया। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में पार्टिकल्स जो हैं थोड़े पास पास आते हैं, दैट्स द रीज़न कि हमें स्टेट ऑफ मैटर कौन मिलती है, लिक्विड। और अगर मैं सॉलिड की बात करूं, वहां तो पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर सकते। सॉलिड्स में तो पार्टिकल बहुत पास होते हैं, तो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए, सॉलिड्स। हालांकि देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो। अब एक्सेप्शंस क्या है, अगर मैं बात करूं सॉलिड में किसकी, आइस की, तो आइस एक सॉलिड है, बट आइस को जब आप लिक्विड फॉर्मेट में लाओगे तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, आइस की डेंसिटी नहीं होती। सेम इज द केस फॉर मर्करी, मर्करी में भी ऐसा ही है। तो जो इन्होंने पूछा वो ये पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर भी स्ट्रेट है, सॉलिड्स। क्लियर है। एक्सेप्शन मैंने बताया आइस, उसको आप हटा दो, वो एक्सेप्शन है। बाकी अगर आप देखोगे तो सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन 28 पे आते हैं। देखो मुझे भी पता है ये 15 से 20 मिनट की वीडियो रहने वाली है, सवाल 10 ही हैं। मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, और इन 10 सवालों से शायद आपके और भी कई सारे सवाल जो हैं वो हो जाएंगे। इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। आपने देखा होगा बहुत बार हम ना केमिकल जो इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो ये बोल रहा है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हम उसको बैलेंस क्यों करते हैं, क्या रीज़न क्या है। तो दोस्तों उसका सिंपल रीज़न है, हम बेसिकली बैलेंस करते हैं इसीलिए ताकि ताकि जो मास है उसका कंजर्वेशन हो सके। मतलब लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स के साइड जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट्स की तरफ भी मास हो। दैट्स द रीज़न वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं अगर, तो C+O2 गिव्स अ CO2, ठीक है ना। यहां पर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड इन चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स, जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक। और अगर आप आ जाओगे राइट साइड, ओ सॉरी वो हट ही गया, दोबारा लिख लेते हैं, ये इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट आया, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे ना, दिस इज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड, ये पहले से ही बैलेंस्ड है। वाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा फिर से लिखना पड़ेगा 2 मिनट।
क्योंकि यहाँ भी कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ भी एक ही है, यहाँ ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ भी दो ही हैं। तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है, बट बैलेंस नहीं होती तो हम यहाँ पर कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करते, मान लो 2 से करते, 3 से करते, कुछ भी, ताकि लेफ्ट साइड और राइट साइड एटम्स बेसिकली इक्वल हो जाए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये बोल रहा है कि भाई जो प्रोडक्ट्स आए हैं वो ऐसा नहीं है कि अपने आप ही पैदा हो गए, वो कार्बन और ऑक्सीजन का मास हटा होगा, उस वो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो वो मास वहाँ चला गया CO2 में। समझ रहे हो? तो यहाँ बाकी लॉज भी हैं, ये भी आपको मालूम होने चाहिए। आइए क्वेश्चन 29 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसे खाना होते हैं या खाने होते हैं जहाँ पे खाने की चीज़ें, फूड्स जिसमें फैट और ऑयल ज़्यादा होता है। तो बताइए कि किस, अगर हम चाहते हैं उनको ज़्यादा देर तक सही रखना, स्टोरेज करना, लॉन्ग टाइम स्टोरेज, तो हम कौन सी गैस के अंदर उन फूड्स को रखेंगे? देखो इसका जो ऑप्शन रहता है ना, वो या तो नाइट्रोजन होता है या वो हीलियम होता है। ये दोनों गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू स्टोर द फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। बट स्टिल देयर इज नो ऑप्शन कंटेनिंग हीलियम। हीलियम तो नहीं है किसी ऑप्शन में, तो अगर हीलियम नहीं है तो फिर कौन सा ऑप्शन रह गया? नाइट्रोजन गैस। ठीक है। एंड क्वेश्चन 30th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा चेंज जो है वो फिजिकल चेंज है? देखो ऑक्सीडेशन, ऑप्शन ए क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है जब भी किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में, ओ मैंने तो केमिकल रिएक्शन बोला, इट मीन्स ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको। रिडक्शन में क्या होता है? ये उल्टा है ऑक्सीडेशन से, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगर आप सब्लिमेशन की बात करोगे तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक फिजिकल चेंज है। ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन कौन सा मैंने बताया? सी, सब्लिमेशन। ठीक है, सी इज द करेक्ट वन। वाई? बिकॉज डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जब कोई चीज़ आती है तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। ये फिजिकल चेंज हुआ ना। मान लो अगर आपने कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया या कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस ले लिया जिसको आपने सॉलिड फॉर्मेट से थोड़ा सा उसको मान लो हीट किया, तो वो लिक्विड में नहीं आया, वो डायरेक्टली गैस में चला गया। इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल भी था, मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ याद नहीं आ रही है। आई थिंक नेप्थलीन बॉल्स होती हैं शायद। तो वो क्या होती है, वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में नहीं आती हैं, वो गैसेस स्टेट में चली जाती है। फिजिकल चेंज यही हुआ। डिकम्पोजिशन क्या हो गया? इसमें बेसिकली डेड टिश्यूज जो होते हैं ना वो ब्रेक डाउन होते हैं। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। कोई भी चीज़ आपको पता होगा कि अगर मान लो कोई एक एनिमल मर चुका है या कोई एक पेड़ पौधा है वो टूट चुका है, तो वो आहिस्ते 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 डिकम्पोज होता है। उसके जो डेड टिश्यूज़ होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से भी मुझे यही लग रहा है, और सब्लिमेशन यही एक आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आई होप इन 10 सवालों में आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी, और हो भी सकता है आप में मोस्टली ये क्वेश्चन सही भी किए हों, किसी एक क्वेश्चन में कोई वेरिएशन आई हो, तो वो आप देख लीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आप टाइप करके कुछ भी अगर आपका डाउट रहता है वो बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, विंग्स एक उड़ान के। बीट ये अपना टेलीग्राम चैनल हो, फेसबुक ग्रुप हो, या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हो, ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक नई वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस की एंड देन मैथ्स के क्वेश्चन की। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट ऑल्सो। जय हिंद।